Hello students, welcome back to our Thakur Academy channel. So let's start our today's topic. कल हमने लास्ट जो टॉपिक करा था उसमें हमने क्या करा था, अल्फा की वैल्यू निकाली थी। मतलब अल्फा क्या था, आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन का, वही निकाला था। उसमें बोला अगर सारे के सारे पार्टिकल्स जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी, क्या आ रही थी, 1 का मतलब था वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर उसमें 70 मतलब 100 में से 70 डिसॉल्व हुए, 100 में 70 डिसॉल्व, 70/100, तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है, लेस देन 1 का मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने कर लिया था, ठीक है। आज हमारे पास कंसेप्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की। वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, कल हमने करा था दो तरीके से। एक हमने किसमें करा था, मेटालिक कंडक्टर में जिसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी, और दूसरा हमने क्या करा था, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, एसिड बेसिस और सॉल्ट। उसमें किसके बेस पर आती थी, आयंस के बेस पे। एक में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और दूसरे में आयंस के बेस पर होते हैं। आयंस के बेस वाले किसमें होती थी, इलेक्ट्रोलाइट्स में। यही करा था हमने। तो आज का टॉपिक देख लीजिए, पूरा है फैक्टर्स जो जो उस इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्शन को जो हमारे पास वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे मतलब फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि आपने ये बताना कि किस कंडीशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट होगी और किस कंडीशन में कम हो जाएगी, इतने बताना होता है बस फैक्टर्स के अंदर, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले क्या आ गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर पूछ लिया उसने, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट का नेचर पूछ लिया उसने। क्या मतलब हुआ इसका, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, कैसे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या एग्जांपल आते हैं, सॉल्ट, एसिड, बेस। तीन ही करते हमने, एसिड, बेस और सॉल्ट। ये बोल रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगी, मतलब वो ज्यादा होगी या कम होगी, वो टोटली डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है जी, या फिर वीक एसिड है या फिर वीक बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आपको पता अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती है। अल्फा की वैल्यू 1 आ गई तो इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रो जो कंडक्शन है ये ज्यादा हो, ठीक है जी। वहीं पर अगर वीक की बात आ गई तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, ठीक है जी। तो पहला फैक्टर क्या बोलता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक। अगर स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होगी, हाई। अगर कम है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हो जाता है कि उसमें जो आयनाइजेशन है वो कैसी है, कंप्लीट है, कंप्लीट आयनाइजेशन हुई है हमारे पास उसमें। लेकिन वीक वाले का मतलब क्या है, उसमें पार्शियल आयनाइजेशन है, कंप्लीट सारे के सारे पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व नहीं है ना जी। तो ये आगे हमारा पहला कंसेप्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चेक कीजिए, कुछ पूछना है ना। हाँ जी, चलूं आगे। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर मतलब कि जो सॉल्वेंट जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करना, मान लीजिए एसिड मेरे पास है, ठीक है जी, समझिएगा बात को। है कुछ, चलो हमारा एसिड, देसी एसिड हमारा है, इसमें सॉल्वेंट है कोई, ठीक है जी। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, ये पानी, पानी है मतलब इसमें हमने क्या डालना, ये मेरा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, समझ रहे, ये क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो सकता है, एसिड, बेस और सॉल्ट। ये क्या है मेरे पास, सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि वाटर ही हो, कोई और भी हो सकता है। लेकिन ये एसिड, बेस और सॉल्ट, एसिड, बेस और सॉल्ट के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आयंस वाली जो चीज होती है किस टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती है। ऐसे होता है ना हमारे पास वो कि अगर सेम हमने करा था कंसेप्ट लाइक डिसॉल्व लाइक, करा था कि सेम मतलब चार्जेस वाले में डिसॉल्व होता है, जिसके ऊपर चार्जेस नहीं होती वो उसमें डिसॉल्व होता है, जिसके ऊपर चार्जेस नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। यही करता हमने। तो अब मतलब कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर या फिर नॉन पोलर। अगर पोलर हुआ तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या है, एसिड, बेस और सॉल्ट, उनके ऊपर क्या है, चार्जेस। तो चार्जेस वाला पोलर के अंदर अच्छे डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मतलब इसमें आयनाइजेशन अच्छी हो जाएगी। आयनाइजेशन अगर अच्छी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से कंडक्ट हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट जो आयंस की उतनी अच्छी हो जाएगी हमारे पास वहां, ठीक है जी। और अगर हमारे पास यहां पर एसिड, बेस और सॉल्ट और सॉल्वेंट की जगह नॉन पोलर ले लिया, बनेगी कोई बात, बनेगी कोई बात, क्यों, क्योंकि इसमें चार्जेस नहीं है। तो ये चार्जेस नहीं है तो इसके ऊपर चार्ज है, तो ये वाले जो नॉन पोलर वाला इस चार्जेस की मूवमेंट को रोक नहीं देगा, वो जितने इसके अंदर जाएंगे उनको आगे फ्लो नहीं होने देगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमारा किसका कंसेप्ट आ गया कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर या फिर नॉन पोलर। अब देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर पोलर। जैसे आपने क्या ले लिया, वाटर, वाटर के अंदर क्या डिसॉल्व कर दिया आपने, एसिड, बेस या फिर सॉल्ट। ये तीन चीजों में से कुछ भी आप डिसॉल्व कीजिए वाटर में, क्योंकि वाटर कौन सा सॉल्वेंट होता है, पोलर। पोलर का मतलब इसमें पोल्स, पोल्स का मतलब इसमें क्या होते हैं, चार्जेस, पॉजिटिव और
नेगेटिव, ये होते हैं हमारे पास। वैसे एसिड बेस और सॉल्ट में भी क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला डिसॉल्व हो नहीं जाता है, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलेंगे हमारा इसकी लाइक डिसॉल्व लाइक, डन है। तो दूसरे कंसेप्ट में क्या आ गया हमारे पास है नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, जिस सॉल्वेंट में आपने इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करना है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो कौन से वाला, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, एसिड बेस या सॉल्ट। लेकिन अगर आप शुगर ले लेते हैं, अभी आयोडीन ले लेते हैं हमारे पास, तो क्या लगता है डिसॉल्व हो जाता है पोलर में, नहीं, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की फॉर्म में वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि चार्जेस में नहीं फ्लो करेंगे हमारे पास, तो वो नॉन पोलर में ही जाएगा। लगेगा जी, पहले वाला डन है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक। स्ट्रॉन्ग हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी ज्यादा होगी, वीक हुआ तो कम हो जाएगी, डन है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या आ गया हमारे पास, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते तो वो सॉल्वेंट किस नेचर का होना चाहिए, पोलर का होना चाहिए। पोलर का वो तो ऑलरेडी चार्जेस है, जैसे वाटर है, वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं चार्जेस, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वैसे अगर मैं उसमें एसिड डालूंगा, सॉल्ट डालूंगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो चार्जेस वाले आपस में जुड़ेंगे तो भैया अच्छे से आयनाइजेशन हो जाएगा। अच्छे से आयनाइजेशन होगी मतलब चार्जेस फ्लो अच्छे से करेंगे, नहीं। तो दूसरा भी आ गया हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कैसा होना चाहिए, पोलर। नहीं, वाटर हम इसलिए यूज करते हैं वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू तो 80 होती है, अच्छी होती है, इसलिए इसमें सबसे अच्छी पोलैरिटी होती है ना। तीसरा आ जाइए सॉल्वेशन ऑफ आयन। सुना कभी ये टर्म सॉल्वेशन, सॉल्वेशन कभी सुना, हाइड्रेशन, ये वर्ड आते हैं, सॉल्वेशन होता है हाइड्रेशन होता है, क्या होता है, क्या लगता है, और क्या लगता है कि सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, चल सॉल्वेशन कर लेते हैं, सॉल्वेशन के साथ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करेगी या कम कंडक्ट करेगी, क्या लगता है, कि हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो कर रही है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर वो आयंस की मूवमेंट की वजह से कर रही है, इतना हमने कर लिया है, ठीक है जी। अब अगर आयंस की मूवमेंट जितनी ज्यादा फ्री होगी इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छे से कंडक्ट होगी, यही बोलता है कंसेप्ट हमारे पास, ठीक है जी। और जितनी ही अच्छे से फ्लो नहीं होगी मतलब आयंस, तो इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी अच्छे से फ्लो नहीं होगी, ये तो कंसेप्ट बोल रहा है भाई, ठीक है। तो अब क्या लगता है सॉल्वेशन ऑफ आयंस में क्या लगता है, सॉल्वेशन का मतलब होता है जब आपने किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल तो उनकी इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग हो गई, ठीक है जी। मतलब वो डिसॉल्व करने हैं, डिसॉल्व करने के बाद कहता मान लीजिए हमने क्या करा है, देखना चीज को समझिएगा, ये मेरा इसके अंदर क्या है, वाटर, डन। वाटर के अंदर मान लीजिए मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, मैंने डाल दिया NaCl, नमक डाल दिया, तो नमक का ये मान लीजिए मेरे लिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं सारे, सॉल्वेंट क्या लिया मैंने, वाटर, ठीक है जी। अब क्या हुआ मेरे पास, जैसे मैं NaCl का मतलब नमक का मैंने एक छोटा सा पार्टिकल ये आ गया मेरा, ये वाला इतना छोटा सा पार्टिकल आ गया, और भी आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही आ गया, कितने भी आ सकते हैं इसके अंदर। जैसे ही मैंने क्या करा, हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इसका सॉल्यूट की फॉर्म में भी ले सकता है, किसी भी सॉल्यूट को जब मैं सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो सॉल्यूट जो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल वो किसके पार्टिकल्स घेर लेते हैं हमेशा, सॉल्वेंट के घेर करा है हमने ये कंसेप्ट की, क्या जब हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, सॉल्यूशन वाला, कि करेंगे मॉलिक्यूलर व्यू अंदर जाके कि हाँ कितने अच्छे से वो टाइटली फिर एक दूसरे का बॉन्ड बनाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन कितनी स्ट्रांग होती है अपने आप में, ठीक है जी। क्या हुआ, अब इसको मान लीजिए सॉल्यूट समझ लीजिए चाहे इलेक्ट्रोलाइट बोल लीजिए, जैसे मैंने इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला तो जो नमक का एक दाना जो हमारे पास था उसको किसके वाली पार्टिकल्स ने घेर लिया है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया। अब क्या लगता है कि जो एक पार्टिकल जिसके अंदर गया उसको वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से घेर लिया, क्या अब इसकी मूवमेंट फ्री रहेगी, इजीली घूम पाएगा, ये नहीं घूम पाएगा। मतलब जैसे ही हमारे पास किसी इलेक्ट्रोलाइट को मैं सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करूंगा या किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो किसकी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती है, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज्यादा हो गई तो सॉल्वेंट ने किसको घेर लिया है, सॉल्यूट को। अब सॉल्यूट का पार्टिकल इजीली घूम नहीं पाएगा, इजीली घूमने फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। अगर फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा तो क्या लगता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो मतलब कि जितनी ही अच्छी सॉल्वेशन या हाइड्रेशन होगी, मतलब जितनी ही अच्छी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन हो जाएगी मूवमेंट उतनी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो मूवमेंट क्या हो जाएगी आयंस की, वो थोड़ी सी रुक जाएगी। मूव नहीं करेंगे आयंस की, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लगा दिया इस कंसेप्ट का, ठीक है जी। तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस का फैक्टर क्या बोलता है कि अगर जितनी ज्यादा सॉल्वेशन, जितनी अच्छी सॉल्वेशन होगी उतनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, किसकी, आयंस की। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जितनी अच्छी इंटरेक्शन हो गई, सॉल्वेंट ने सॉल्यूट को अच्छे से पकड़ लिया तो इधर उधर नहीं जाने देगा, तो भैया बात खत्म हो गई। तो जब फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा तो बिजली कैसे पकड़ेगा, लगा दिया। डन है तीसरा कंसेप्ट सॉल्वेशन ऑफ आयंस। चलो अगले पे, ठीक है, तीन हो गए। अब इसका मैं आपसे पूछता हूं डाइल्यूशन, क्या पहले मेरे को डाइल्यूशन क्या होता है, आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी, डाइल्यूट करना किसी चीज को ना, पढ़ते थे ना हम लोग, डाइल्यूशन है तो किसी चीज को किसी चीज में डाल देना, मतलब वाटर में आप किसी को डाल देते हो जो डाइल्यूट करना हो, कंसंट्रेटेड एसिड का आप डाइल्यूट एसिड कैसे बनाते हो, एसिड को किस में डाल देते हो,
पानी में करते थे ना छोटी क्लास में, 10th क्लास में, कि जी कंसंट्रेटेड एसिड को वो क्या डाइल्यूट बनाना था, कंसंट्रेटेड एसिड को थोड़ा सा उठाते थे और वाटर में डालते थे, लगातार स्टरिंग करते थे हम उसकी, ऐसे करते थे तो वो डाइल्यूटेड बन जाता था हमारे पास। अब क्या लगता है कि डाइल्यूशन जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वो कैसे चले? सोच के देखो जरा एक बार कि जब डाइल्यूशन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा मैं डाइल्यूट करने की कोशिश करूंगा उसको, तो क्या लगता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कम हो जाएगी। सोच के देखो क्यों। मतलब आपने 100 पार्टिकल लिए, पानी डाल दिया, 100 स्पेसिस से आगे, लेकिन जैसे जैसे आप पानी और डालते जाओगे, डाइल्यूट करते जाओ, डाइल्यूट करने का मतलब क्या क्या ऐड करते जाना है? पानी, और ज्यादा मात्रा बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम पानी की बढ़ती जा रही है, लेकिन पर यूनिट जो वॉल्यूम आयंस की है विद रिस्पेक्ट टू किसके किसके जो हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के विद रिस्पेक्ट उसकी वॉल्यूम क्या होती जाएगी? कम नहीं होती जाएगी। किसकी? आयंस की। पहले 100 पार्टिकल, मान लो मैं थोड़ा सा क्या लिया, 100 पार्टिकल लिए मैंने पानी में डाल दिया, है ना, मान लो इसे यहां पर कर लेते हैं। चलिए देखना भाई, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, इसमें क्या डाल दिया हमने? वाटर, डन है। वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया? यहां पर वाटर के अंदर क्या डाल दिया हमने? वाटर के अंदर मान लीजिए मैंने कोई भी पार्टिकल डाल दिए जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल डाल दिया, मान लीजिए मैंने क्या डाल दिया यहां पर? NaCl डाल दिया, ठीक है। NaCl के मान लीजिए मैंने 100 पार्टिकल डाल दिए, 100 के 100 इसके अंदर क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए पूरी तरह, 100 के 100 इसके अंदर आ चुके, 100 स्पेसिस पानी के अंदर थे, 100 इसके अंदर आ चुके हैं। अब आपको पता है अगर मैं इसको डाइल्यूट करूंगा, डाइल्यूट करके हिलाऊंगा तो एक्सचेंज होते रहेंगे, वो एक दूसरे की पोजीशन पर तो जाते रहेंगे, वो तो पता है आपको कि अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो एक पार्टिकल मान लो यहां पर बैठा हुआ है, एक पार्टिकल इसमें आकर बैठा हुआ है, तो मैं इसको हिलाऊंगा तो ये पार्टिकल इसके साथ एक्सचेंज होगा, ये इसके साथ हो सकता है एक्सचेंज, इस तरीके से एक्सचेंज चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होती है। लेकिन अगर मैंने 100 पार्टिकल्स डाले थे और 100 के 100 अच्छे से 100 स्पेसिस थे, पूरे थे, तो अब लेकिन अगर मैं बाहर से क्या ऐड करता जाऊंगा? वाटर, और डाइल्यूट करने की कोशिश करूंगा, तो अब किसके मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं? किसके बढ़ते जाएंगे? वाटर के। वाटर डाइल्यूट करने का मतलब आप क्या डाल रहे हो उसमें? कोई और पानी डाल रहे हो, पानी डालने का मतलब आपने इसमें और क्या ऐड कर दिया? वाटर। वाटर ऐड करते जाओगे तो हमारे पास जो आयंस थे, अंदर जो आयंस टूटे थे वो 100 ही थे, लेकिन पहले 100 ही पार्टिकल 100 स्पेसिस, यही था, मतलब 100 आयंस और 100 स्पेसिस, तो अपने आप में एक्सचेंज होते जा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ हमारे पास वहां पर? अब पानी की वॉल्यूम क्या हो गई? बढ़ गई। पानी की वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यहां पर इसकी वॉल्यूम क्या होती जा रही है? उसके कंपेरिजन में कम होती जा रही है हमारे पास। तो मतलब ये सोच लो कि आपको सिंपल चीज कर लीजिएगा, कैसे बनाए इस चीज का कुछ सिंपल एग्जांपल। चल छोड़ो, यहीं से कर लेते हैं, सिंपल एग्जांपल यही बनाएंगे। लगे इतना सुनते जाना कि 100 पार्टिकल थे, 100 स्पेसिस थे, डल था, घूम रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया चल रही है डाइल्यूट करने पर। लेकिन जैसे ही मैंने वाटर डाला, वाटर डालते मैंने इसकी डाइल्यूशन को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, और ज्यादा डाइल्यूट कर रहा हूं। जो मैं डाइल्यूट कर रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में जो अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं? कम, उनकी जो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है उसके कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे, जो हमारे पास अंदर वाले पार्टिकल्स हमारे पास है, ये उनके कंपैरिजन उनकी वॉल्यूम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होती जाएगी तो डाइल्यूट जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी हमेशा। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जब आप किसी चीज को डाइल्यूट करते हैं, जब डाइल्यूशन मतलब और ज्यादा डाइल्यूट करते हैं, तो क्या होता है? पार्टिकल्स जो होता है हमारे पास वो वाटर के क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, लेकिन उनकी वॉल्यूम क्या होती जाएगी? उसके कंपैरिजन में कम होती जाएगी। कम होती जाएगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट करता जाएगा। ठीक है। तो डाइल्यूशन के साथ जो आप कंडक्टिविटी की बात करते हैं वो हमेशा ही उल्टी चलती है ना। याद है हमारे पास किसका कंसेप्ट है? डाइल्यूशन। हालांकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब तक वो कंप्लीटली डिसॉल्व है 100 के 100 पार्टिकल, तब तक तो भैया सबसे बढ़िया कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो फर्क पड़ जाएगा, समझ बात मेरी। लेकिन जब तक स्ट्रॉन्ग और वीक है तब तक अच्छे से चलेगी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नहीं जब तक वो स्ट्रॉन्ग और वीक की फॉर्म में प्रेजेंट है। 100 के 100 पार्टिकल 100 के 100 टूट रखे हैं, लेकिन अगर गलती से आपने वॉल्यूम बढ़ा दी तो फर्क पड़ जाएगा ना। लास्ट क्या आ गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ तो बड़ा सिंपल हो गया। क्या लग रहा है? टेम्परेचर के साथ क्या लगता है? टेम्परेचर बढ़ाओ किस चीज का, क्या होगा? आयंस की मूवमेंट कम हो जाएगी कि बढ़ेगी? बढ़ ही जाएगी। वो टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स की एनर्जी कौन सी मिल जाएगी उनको? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मूवमेंट क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। मूवमेंट जितनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा कंडक्ट होती जाएगी।
तो टेम्परेचर तो सिंपल हो गया ना कि टेम्परेचर अगर आप किसी भी चीज का बढ़ाओगे, जिस चीज में भी आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन देखनी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगी तो भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बढ़ेगी हमारे पास। डन है जी। ये आपके कितने फैक्टर्स आ गए हमारे पास है? 5 फैक्टर। किस किस के? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। पहला क्या आ गया? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया कि कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग या तो स्ट्रॉन्ग हो तो बढ़िया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, और वीक है तो कमजोर हो जाएगा वो। दूसरा क्या आ गया? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कैसा होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब क्योंकि अगर मैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा कोई चार्जेस वाला तो अच्छे से डिसॉल्व होगा, अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो मतलब जो जितने अच्छे से डिसॉल्व होगा, जितने स्ट्रॉन्ग अच्छे से डिसॉल्व करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो इसका अल्फा की वैल्यू 1 और अच्छी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हो जाएगी। तीसरा क्या आ गया? सॉल्वेशन ऑफ आयंस। याद रखा, सॉल्वेशन ऑफ आयंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन क्या रहेगी इसमें? ज्यादा। जैसे आप डालोगे तो सॉल्यूट को कौन घेर लेगा? सॉल्वेंट। तो मूवमेंट क्या जाएगी? ज्यादा रहेगी। रिस्ट्रिक्ट, रोक नहीं रहेगा उसको, मूवमेंट रुक जाएगी तो मूव नहीं करेंगे आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है जी। अगला क्या है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ अगर स्ट्रॉन्ग और वीक होगा, नॉर्मल अगर स्ट्रॉन्ग और वीक होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हाई होती है हमारे पास, लेकिन अगर आप उसमें और ज्यादा क्वांटिटी किसी चीज की ऐड करते जाओगे तो कम होती जाएगी। है ना। अगला हमारे पास लास्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो क्या लगता है? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगी। उसके बाद हमारे पास जब मोशन बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ गई तो आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। डन है। ये हमारे पास क्या आते हैं? 5 फैक्टर्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। चेक कीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बोला और एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है। करने का हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर तो मैंने करवाया था। क्या नाम था उसका? दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का दूसरा। पीछे मत पलटो, पीछे पलट के देखने में क्या फायदा है उसका यार? इसको कॉपियों को बंद कर दो, बंद करो इसको, ये खोलनी नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? मेटालिक कंडक्टर। तो एक होगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या फर्क है दोनों में? बड़ा सिंपल है। मेटालिक के भी मैंने आपको पॉइंट्स बोले थे, इलेक्ट्रोलिटिक के भी मैंने पॉइंट्स बोले थे। वो तो सेल्स की बात थी, कंडक्टर्स की बात चल रही है। कि एक मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक मतलब मेटालिक कंडक्टर हो गया, पक्का हो गया। दूसरा मैं इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वाला हो गया। अब दोनों में क्या मेन डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉनिक में किसकी मूवमेंट की वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होती है, और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस की मूवमेंट की वजह से। सबसे मेन डिफरेंस तो यही है। तो कल का यही तो पढ़ रहा है, और पढ़ा क्या है? ये पता भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और जो दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट्स। में फर्क क्या है? एक में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, दूसरे में आयंस की मूवमेंट की वजह से। बाकी डिफरेंस देख लेना, ठीक है जी। लेकिन मेन डिफरेंस ये है, वहां कल को ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आ गया तो बोलो तो इलेक्ट्रॉनिक तो पता नहीं कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाला कौन सा होता है? मेटालिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? जो आप इतनी देर का पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइट्स वाला एसिड बेस और सॉल्ट मूवमेंट ऑफ आयंस, वो वाले है वो। और कि कल को बोले सर ये तो पढ़ाया भी था। चलो भैया चलो। नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया, ये कर लोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, इसके डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं आपकी बुक में। अगला आ गया इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इनको बंद कर दो, जब मैं बोलूंगा तभी बोलना करो, तब तुम्हारा ध्यान उधर रहता नहीं। तो थोड़ा सा मैं कुछ पूछूंगा फटाफट ले जाते देखने, है ना। नहीं बंद करो, आके रख दो कापियां, सब जोड़ दो। जोड़ते नहीं कापी, +2 के बच्चे तुम लोग, तुमने थोड़ा ना कॉपी पेस्ट करना है उसको। बंद कर दो, छोड़ दो उसको, बस कंसेप्ट पे ध्यान दो। यहाँ पे जब मैं बोलूंगा तब उतारना उसको। अगला हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी आप 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, नाम में आंसर है। देखिए क्या बोला है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मतलब किसकी विद रिस्पेक्ट पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देखेंगे, उसी की विद रिस्पेक्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। 10th क्लास में पढ़ते थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते थे, और 11th क्लास में आपको चैप्टर ही होता था रिडॉक्स रिएक्शन था। तो 11th क्लास में हमने रिडॉक्स पढ़ा, तो उसमें पहले ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, फिर रिडक्शन पढ़ी थी। ऐसे पढ़ते ना हम लोगों ने। वैसे 10th क्लास में आपने ये पढ़ी हुई रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। 10th क्लास में वैसे कैसे पढ़ते हैं? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरी पढ़ते थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो तीसरी होती थी 10th क्लास में आपको होती है, लेकिन एक्चुअली उसका उतना देखा नहीं 10th क्लास में, लेकिन +1 में आपने पक्की पढ़ी है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। और एक ही रिएक्शन के अंदर लॉस और गेन हमेशा चलता है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जितना लॉस होता है उतना गेन भी होता है। मतलब अगर एक स्पीशीज जो हमारा लूज करेगी तो दूसरी गेन करेगी। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलती है, उसको हम कौन सी रिएक्शन बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलेंगी उसको कौन सा बोल देते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी। चलिए इस बार इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ये पीछे प्लस वन का ही है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के हिसाब से हमने देखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाना, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। यही होगा हमारे पास। चेक कर लेते हैं। पहले हम लिख देते हैं इस तरफ ऑक्सीडेशन, और इस तरफ दोनों उल्टी होती है। ऑक्सीडेशन आ गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीडेशन में हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं। ऑक्सीडेशन हमेशा कौन से आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन में कौन से आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पता है ये कौन से होते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, है? अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने शायद ये जो मेरा पढ़े उनको मैंने बताया गया, लेकिन ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पता होना चाहिए। अच्छा सुनना बात है ना, मान ये लड़का है ना विशाल, और क्या नाम है, ऋषि। हाँ याद है, तुम्हें कराया मैंने, तुम्हें कब कराया, ओ अच्छा प्लस वन में तुम मेरे पास ही थे है ना। हाँ उस टाइम करवा दिया था मैंने वो। हाँ तुम्हें नहीं होगा याद, याद है, याद ही नहीं होगा, तेरे को भी नहीं होना। अच्छा सुनना, अच्छा तू थी ही नहीं, चल कोई ना, मैं सुनना बात है ना, ये ऐसे कंसेप्ट ये पता होना चाहिए दोनों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्योंकि ये तुमने वैसे पता ही होता है, 10th क्लास से पढ़ता है लॉस और ये भी पता होना चाहिए। हमेशा ऑक्सीडेशन का उल्टा आता है, रिडक्शन का भी उल्टा आता है एजेंट्स की फॉर्म में। क्या हो गया, मानो ये क्या नाम है इसका, विशाल है, और ये लड़का आ गया ऋषि, दोनों पक्के मित्र। पक्के मित्र होते हैं, सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, BFFs, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर वाले। भाई तू मर गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, ये वाले दोस्त हैं। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, जैसे कोरोना का टाइम था ना, वैसे दोनों एक दिन गंदे वाले बीमार हो गए है ना। एक वेंटिलेटर पर ये सोया पड़ा है और एक वेंटिलेटर पर ऋषि सोया पड़ा है, दोनों सोए पड़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट खत्म है वो, लेकिन दोस्ती पक्की है, मरना भी इकट्ठे मरना है। और एक्चुअल में क्या हुआ, डॉक्टर मैं ही हूँ डॉक्टर कौन है, मैं, और मेरे आगे दो लाशों की तरह बैठे हुए हैं, एक कौन है विशाल और एक कौन है ऋषि। डॉक्टर मैं हूं, मेरे पास ना ऑक्सीजन सिलेंडर एक ही है, और मैंने क्या करा, मैंने सोचा अगर विशाल को ये मरना तो वैसे दोनों नहीं है, तो मैं क्या विशाल को ये क्या पता बच जाए, एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है, मैंने किसके पास दिया, विशाल के पास दिया। ठीक है, अब मैं चला गया, अब वो विशाल के पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन किसको मिल रही है, विशाल को। मतलब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में किसके पास है, लेकिन विशाल को तरस आ गया। मतलब इस टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव कर रहा है, विशाल। मतलब वो एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब विशाल ने क्या देखा कि विशाल ने पलट के देखा, ओ मेरा दोस्त है, मर जाएगा, है ना। तो विशाल उठा, अपना सिलेंडर लाया, मास्क खोला और ऋषि के मुंह में, और खुद फड़फड़ा के लग गया मरने। तो एक्चुअली इसमें कर रहा क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये कर क्या रहा है कि ये दूसरे को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, मर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरे को क्या देते हैं, ऑक्सीजन, मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाते, खुद मर जाते हैं। लगा दिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं हमारे पास जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, दूसरे को ऑक्सीजन देंगे और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए उसको रिडक्शन के नाम से आता है कि वो गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। दूसरा जाते हैं रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो गया, ये भाई स्वार्थी आदमी है, एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है, विशाल ने लगा के रखा, ये मर गया। विशाल ने क्या सोचा, विशाल ने क्या सोचा कि भैया मैं हूं, मेरे को बचना है, तू मरता रहा है। मतलब इसने खुद को ही ऑक्सीजन दी, अब खुद को ही ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, खुद मरता जा रहा है। मतलब खुद बच गया और दूसरे क्या कर दिया इसने, तू मरता रहा भाई। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये आदमी होता है और ये सहायक आदमी होता है, समझ रहे हैं। ये अच्छा इंसान है और ये स्वार्थी, ये खुद को बचाएगा। ये खुद को बचाने का मतलब है ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। लगे दोनों कंसेप्ट का पता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स। डन है। चलो अब इस कंसेप्ट के ऊपर, अब देखिए ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन का लूज करना, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में कौन से एजेंट्स आएंगे, रिड्यूसिंग, तो रिडक्शन में कौन से रहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, हालांकि इसका निकालने का तरीका भी होता है, वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहले डायरेक्टली मैंने लिख दिया आपके लिए।
डन है। चलिए अब जो आपकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन को आप डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोल लेते हैं, ऐसे डी इलेक्ट्रोनेशन, और रिडक्शन को आप इलेक्ट्रोनेशन बोल देते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन को क्या बोल देते हैं आप, डी इलेक्ट्रोनेशन। डी का मतलब क्या हो गया, देखो डी का मतलब हो गया रिमूवल, और इलेक्ट्रोनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम कहेंगे, देखो नॉर्मल सी बात, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसका मेटल बोलते होते थे पहले हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्या करेगा, तो सॉरी जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा, और कौन सा चार्ज आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो लूज करे दो पॉजिटिव, तीन लूज करे तीन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। मतलब क्या होता है कि जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो कौन सा चार्ज इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज में अगर पॉजिटिविटी बढ़ रही है किसी चीज के अंदर तो नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर किसी चीज में कोई इंसान ऐसा जिसमें पॉजिटिविटी हर दिन में बढ़ती जा रही है तो उसके अंदर की जो सोच है और नेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मतलब ऑक्सीडेशन जहां पर होगी वहां पर कौन सा चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ती जाएगी और नेगेटिव वैलेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लगा दिया इतना, ठीक है जी। और डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब समझ गए, डी का मतलब क्या हो गया, रिमूवल, और इलेक्ट्रोनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस में रिमूव होता है, किस में लॉस होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। इस तरफ आ जाइए, इसका उल्टा ही करना है आप। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होना है, गेन करना, ऐड होना। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा हमारे पास तो क्या लगता है यहां पर कि कौन सा चार्ज बढ़ेगा, गेन करने पर कौन सा चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो कौन सा कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक इंसान का नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और पॉजिटिविटी कम होती जाएगी, जब तक वो किसी का हक खाता रहेगा। किसी का हक खाते रहोगे, गेन करते रहोगे तो नेगेटिव होते जाओगे, पॉजिटिविटी खत्म होती जाती है। लगा ना आइडिया, दाने तो देख लीजिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से कुछ पूछना है, फिर हम क्वेश्चन मतलब एग्जांपल के थ्रू करेंगे। कब पॉजिटिविटी, मैं आपसे पूछूंगा इसके बाद कि ये कौन सा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, ये पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन में कौन सी वैलेंसी बढ़ रही है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव बढ़ रही है तो कौन सी कम हो रही है, मतलब दोनों साथ में लेकर चले, साइमल्टेनियसली चलेंगे, दोनों कोई भी इंक्रीज कोई भी डिक्रीज कर सकते हो, तो पता होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। डन है, बोलो आगे करें एग्जांपल के थ्रू। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, ये मिटा दो, पूछना कुछ, चलो क्वेश्चन हमारे पास मान लीजिएगा, चलो मैं एक आधा वैसे एग्जांपल बताता हूं। देखिए अगर आपने ऑक्सीडेशन का एग्जांपल करना तो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लिख लीजिए, तो उस तरह रिडक्शन इस तरफ ऑक्सीडेशन का लिख लेते हैं, एक आधा सीख भी लो। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल इधर लिखते हैं, रिडक्शन का एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस, और इसमें क्या होता है, दोनों का पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर Na, Na मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। देखिए जब भी आपने इलेक्ट्रॉन लूज करना लिखना होता तो बिल्कुल राइट साइड पर लिखिए, क्या प्लस का साइन लगाकर, समझ गए। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस शो करोगे तो प्रोडक्ट साइड पर लास्ट में प्लस करके उतना इलेक्ट्रॉन लिख देना। लगा आइडिया इतना, क्या बोला मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। लग गया आइडिया से। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बिल्कुल राइट साइड पर प्लस करके लिख दिया जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन आपने लूज करे, ठीक है नहीं। लेकिन अगर गेन करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन किस में होगा, रिएक्टेंट में होगा। इलेक्ट्रॉन किस में गेन होता है, रिएक्टेंट गेन करके तब प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। मान लीजिए जैसे मैंने यहां पर लिख दिया Cl नेगेटिव, ठीक है जी, मान लीजिए मैंने Cl नेगेटिव लिख दिया, Cl लिख दिया मैंने, Cl लिख दिया। Cl में मान लीजिए मैंने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो कितने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, माइनस। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो -1 आएगा, दो करूंगा तो -2 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो माइनस। अब देखिए गेन जब हमने लिखना तो रिएक्टेंट की साइड प्लस करके लिखना है, और जब लॉस लिखना है तो प्रोडक्ट की साइड आपने प्लस करके लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको माइनस करके इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आपने इसको ऐसे लिखना होता Na-1 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Na पॉजिटिव, तो मतलब Na में एक इलेक्ट्रॉन क्या करा है, माइनस का मतलब क्या होता है, लॉस। ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपने प्लस इलेक्ट्रॉन करके लिखा है अगर उसको रिएक्टेंट साइड माइनस इलेक्ट्रॉन करके लिखोगे तब भी ठीक है वो, ठीक है। क्योंकि पढ़ के देखो कंसेप्ट को, Na में एक इलेक्ट्रॉन क्या करा है, माइनस का मतलब क्या आ गया, लूज करा, तो कितना चार्ज आ गया, Na। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर रिएक्टेंट साइड में तो माइनस साइन लिखना है, अदरवाइज प्रोडक्ट साइड लास्ट में लिखते हैं उसको,
अगर रिप्रेजेंट करना हो। वैसे आप इसके ऊपर देखो, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, समझ रहे, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन के लिए कौन साइन आ गया, प्लस, तो इसलिए रिएक्टेंट में प्लस का साइन लगा के लिखा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इस दोनों को, डन है, लगे आइडिया। चलिए कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे मान लेना लिख दिया। अब एक तो हमने क्या करा, यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए, दो पॉजिटिव, तीन इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तीन पॉजिटिव चार्ज, ऐसे चलेगा। मतलब कि जब ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, तो लॉस होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। लॉस हो रहा था, एक करूंगा तो एक, दो हुआ तो दो, तीन हुआ तो तीन, उतने पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। अगर लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज देखो यहां पर गेन होता जा रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो है तो दो, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए तीन, तो पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। मतलब ऑक्सीडेशन पॉजिटिव वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन अगर हमने इसी का दूसरा देखो डिक्रीज करने वाला, तो कैसे देखेंगे, देखो ऑक्सीडेशन में अगर हम लोग नेगेटिव वैलेंसी वाला लिखेंगे, इसका एग्जांपल हमारे पास आ गया। चलिए ये मैं लिख दिया S2 नेगेटिव, ये लिख दिया मैंने S2 नेगेटिव। अगर मान लीजिए अब इसने लूज करता है इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर S+2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पर इसकी नेगेटिव वैलेंसी किसमें चेंज हो चुकी है ऑलरेडी, यहां पर क्या करो, नेगेटिव वाली किसमें चेंज होगी, पॉजिटिव, क्योंकि पहले उसमें क्या थी, नेगेटिविटी थी। कितनी नेगेटिविटी थी उसमें, दो की, लेकिन उसने दो अच्छे काम कर दिया, उसका दो उसने किसी को दे दिए, उसने क्या करा, उसने अच्छा काम कर लिया और अपने आप सिंपल नंबर पे आ गया, ठीक है नहीं। तो मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, नेगेटिविटी भी क्या होती जाती है, कम। मतलब जो चीज पॉजिटिव हो रही है तो वहां पर नेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया MnO4 2 नेगेटिव, और मैंने क्या करा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, मेरे ऊपर कितने नेगेटिव है, एक, मतलब दो नेगेटिव है मेरा, यहां पर दो नेगेटिव है, मैंने एक कुछ अच्छा काम कर दिया, तो कितने नेगेटिव बचे, एक। समझे, मेरा अच्छा काम करने पर मतलब मेरी नेगेटिविटी क्या हो रही है, कम होती है, तो मेरा चार्ज क्या बच गया, MnO4 -1 + 1 इलेक्ट्रॉन। लगा आइडिया। तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो वहीं पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। डन है जी। अभी हम करेंगे इसको थोड़ा, मतलब आगे मैं आप ही से पूछूंगा, मैं बता रहा हूं। चलो आगे इस तरफ रिडक्शन का, बोलो रिडक्शन का एग्जांपल। चलिए रिडक्शन का एग्जांपल है, एक तो मैंने लिख दिया आपके लिए, रिडक्शन का दूसरा एग्जांपल हमारे पास आ गया फेरिसाइनाइड आयन, इस तरफ FeCN6 3 नेगेटिव। अब क्या लगता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितना चार्ज हो जाएगा, कितने नेगेटिव हो जाएंगे, 4 नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा FeCN6 और 4 नेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिविटी और बढ़ती जा रही है हमारे पास। -3 थे, अब कितने हो गए, -4 हो गए हमारे पास, ठीक है जी। चेक कर लीजिए एक और एग्जांपल। अब ये नेगेटिविटी का, अगर पॉजिटिविटी का करें, हम मान लीजिए Fe3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव थे, लेकिन अब इसने एक गलत काम करके एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव। 3 थे ना पॉजिटिव, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आकर एक गलत काम कर दिया, एक गलत काम करने पर एक कम नहीं हो जाएगा उसका, ठीक है। तो जब गौर से देखो, जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज, नेगेटिविटी और बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं पर पॉजिटिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है जी। तो एक इसका कंसेप्ट आ गया ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन पता लगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम डी इलेक्ट्रोनेशन बोल रहे हैं, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हमने इलेक्ट्रोनेशन बोल दिया। मतलब कि अगर ऑक्सीडेशन होगी तो क्या लूज होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, जितना ज्यादा लूज करोगे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, नेगेटिव कम। तो मतलब ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज होती है और नेगेटिव डिक्रीज। उल्टा करके रिडक्शन में क्या करोगे, गेन, गेन करने पर क्या होती है, नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, नेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव वैलेंसी ऊपर और पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। डन है जी। बाकी आपको मैंने ये बता दिया कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग होता है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां तक कुछ पूछना, फिर चलो रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। अब मैं रिएक्शन में पूछूंगा मतलब आपसे, हाँ जी, यहां तक कुछ पूछना है, डन है। पूरा कंसेप्ट फैक्टर्स पता लगे, लिख लोगे, ठीक है। और ये वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ पूछना देख लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।